हाय एवरीवन। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम ना क्लैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको पैसेज बाय पैसेज करेंगे। इससे दो तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू को कैसे करना है ये आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीवाईक्यू कर तो रहे हैं पर उसमें फंडामेंटल्स नहीं समझ पा रहे। दूसरा, हमें ये भी समझ आएगा कि क्लैट कैसे पैसेजेस पूछता है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ठीक है। तो जैसे अगर आप पहला पैसेज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेम्प्ररी लिटरेचर यानी आज कल में लिखी गई जो किताबें हैं, लिटरेचर है, उनके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आप दूसरा पैसेज देखिए तो यहाँ पे ये वर्ड स्टार्ट होता है, द क्राइसिस ऑफ जस्टिस दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इन द मीडिया टुडे इज इन फैक्ट द क्राइसिस ऑफ जस्टिस फॉर द मिडिल क्लास। अब देखिए ये एक सोशियो लीगल इशू हो गया हमारे सामने। कह रहा है कि जो इंसाफ है, न्याय है, वो गरीब के लिए क्या है। इंडिया में जेल्स जो हैं ये गरीबों से भरी हुई हैं। और अब यकीन नहीं मानेंगे मेरा, आज के द हिंदू में एक इसी तरीके की थीम भी आई हुई है कि अंडर टायर प्रिजनर्स का जो सिचुएशन है वो क्या है। तो एक सोशो इकोनॉमिक इशू आया, लेकिन ये एक एडिटोरियल से पैसेज उठ के आया है फ्रॉम द एडिट्स विद एडिट्स फ्रॉम जस्टिस इन द टू साइड्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द फ्रंट लाइन। अब फ्रंट लाइन एक मैगजीन है, ठीक है। इसके बाद आप अगला पैसेज देखिए, एवरीथिंग शी वॉन्टेड वॉज हियर एट कैरिग्नानो इन कसौली, here on the ridge of the mountain in this quiet house. It was the place and the time of life that she had wanted and prepared for all her life as she realized on the first day at Carignano with a great cool flowering of relief and at last she had it. अब यहाँ पे क्या है, what pleased and satisfied her so at Carignano was it barrenness. तो ये जो सेटिंग दिखा रहा है कैरिग्नानो की बात कर रहा है। अब इसमें कैरिग्नानो, कसौली, यहाँ पे ऑथर कैसा फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है उसके बाद है। तो फायर ऑन द माउंटेन बाय अनीता देसाई ये किताब से लिया गया है। अब अगर मैं आपकी जगह पे होता और मैं पीवाईक्यू को देखता तो पता है मैं क्या चेक करता, मैं कहता यार ये नॉवल क्लैट में आ चुकी है, फायर ऑन द माउंटेन, तो मैं इस नॉवल को क्यों ना पढूं। तो मैं ये नॉवल खरीदता और ये नॉवल पढ़ता। अगेन एक लिटरेचर से हमें पैसेज देखने को मिलता है और ऑप्शंस आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस नहीं है, लेकिन एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको डिटेल में यहाँ पे ये देखिए, इफ यू कैन स्पॉट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द प्रोटेगोनिस्ट ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड एट कैरिग्नानो। अब प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है, मेन कैरेक्टर, लेकिन इसमें ऑप्शंस तीन है और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इंग्लिश में भी उसने पूछा है। फिर उसके बाद आइए वापस से इंग्लिश लिटरेचर की बात करता है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। और लास्ट में आते आते आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिक से, ग्रेटेस्ट प्ले राइट कौन है। अब प्ले राइट, नॉवल राइटर, पोएट, सब में अंतर होता है। जेन ऑस्टिन की नॉवल की बात करें, सोशल कमेंट्री की, तो उसके ऊपर सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्जीना वोल्स नॉवेल्स नोन फॉर इट्स मॉडर्निस्ट नैरेटिव स्टाइल। यानी पैसेज में जाना है, फटाफट इनके आंसर्स करने हैं। और यहाँ पे ये इंग्लिश सेक्शन खत्म हो जाता है। ये 2024 का पेपर है, तो बहुत हद तक इंग्लिश जो है ये डिफ़िकल्ट यहाँ पे तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस पर्टिकुलर पैसेज में हम पहले पैसेज को समझेंगे। जो ग्रीन कलर के वर्ड्स हाईलाइटेड हैं वो सारे वॉकेबलरी वर्ड्स हैं। सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चेक करना है कि ये ग्रीन वाले हर वर्ड का मतलब आपको एग्जैक्टली पता है या नहीं पता है। पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो ये वीडियो पॉज करिएगा, रोकिएगा, यहाँ पे जाइएगा, इनका मतलब चेक करिएगा जाके और फिर रीड करेंगे। In the realm of contemporary literature, the interplay between character and setting is nuanced dance that shapes the narrative's essence. The setting, often described with painstaking detail, becomes more than a backdrop, it becomes a character. It influences the plot and the character development. कह रहा है आज के मॉडर्न डे लिटरेचर में जो कैरेक्टर है जिसके बारे में बात हो रही है और जिस जगह पे वो प्लॉट नॉवल में जिस प्लॉट में है, वो जो सेटिंग है उसके आसपास, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है, राइट। जो कि नैरेटिव यानी जो ऑथर हमें लिख के समझाना बताना चाह रहा है उसका मतलब, उसका शेप डिज़ाइन करता है। ये जो बैकग्राउंड सेटिंग होती है जिसमें बहुत डिटेलिंग करता है ऑथर कि सुबह सूरज उग रहा था और सनफ्लावर्स पे आप देख सकते हैं रोशनी जा रही थी, उसमें से एक रोशनी निकलते हुए मेरी टेबल पे आई और जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो टेबल पे एक फ़ोटोग्राफ थी जिस पे वो लाइट पड़ रही थी, उसमें मेरे पापा का फ़ोटो था। अब क्या इससे पता चला आपको, ये पेंस टेकिंग डिटेल इतना सेटिंग क्यों बताया ऑथर ने।
आपको ये बताने के लिए कि ऑथर का एक रिलेशन है उसके फादर के साथ जो एक फोटोग्राफ में है। अब या तो वो मर गए होंगे या तो वो जिंदा होंगे, ये आगे हमें पढ़ के समझ आएगा। तो जो सेटिंग होती है वो कैरेक्टर उसको डिफाइन करती है, और एक बैकड्रॉप नहीं होता कि कहाँ सीन चल रहा है, वो एक नरेशन बन जाता है जिससे कि हमें कहानी के आगे के प्लॉट का और कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। कि अब उसके एग्जाम्पल, मैंने हमेशा आपको बताया है कि ऑथर अपनी बात को रखेगा फिर उसके उदाहरण देगा, या उदाहरण देगा फिर अपनी बात को रखेगा। जनरली लोग इसी तरीके से कोई भी चीज़ लिखते हैं। अब कहता है कंसीडर फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द बैरन एक्सपांस ऑफ द डेजर्ट। बंजर डेजर्ट के बारे में बात करें तो झुम्पा लहरी की नेम सेक नाम की बुक है। अब ये झुम्पा लहरी की द नेम सेक, अगेन मेरे पास दूसरी किताब आ गई जिसको मैं रीड करूंगा नॉवेल के लिए। एक एरिड लैंडस्केप, एक आइसोलेशन के बारे में बताता है। प्रोटेगोनिस्ट अकेला है, प्रोटेगोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, नॉवल का मेन कैरेक्टर अकेला है, उसका नाम है गोगोल, और वो एक फॉरेन लैंड में है और आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज आप सब मान लीजिए अपने अपने शहर में हैं, वहाँ पे 15 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, जो भी रहे, आज आपको उठा के सडनली बैंगलोर भेज दिया जाए और वहाँ पे आपको मल्टीपल जगहों से लोग आएंगे, तो आप क्या करेंगे? अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी पुरानी पहचान से अपनी नई पहचान को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेटिंग है बैरन डेजर्ट की, वो सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, ठीक है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस इंडिकेट कर रहा है। द रिलेंटलेस सन and vast sands are not just descriptions, they are silent witnesses to his inner turmoil। अब टर्मोइल का मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मतलब होता है चैलेंजेस। साइलेंट विटनेसेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बात नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर वो बार बार अपने नरेशन में आ रहे हैं, तो उनका एक इंपॉर्टेंस है। फिर आगे कहता है कि ऑन द अदर एंड ऑफ द लिटरेरी स्पेक्ट्रम, यानी अब दूसरी तरफ के कुछ लिटरेचर्स को, कुछ किताबों को आप देखिए तो अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। तो अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स फिर से एक बुक हो गई जो आपको रीड करनी चाहिए। कहता है वाइब्रेंट केरला है, लश मतलब ग्रीन केरला के बैक वाटर्स। ये बैक वाटर्स क्या हैं? ये केरला में कुछ ऐसे तालाब हैं, ऐसे पोखरे, ऐसे लेक्स हैं जहाँ पे समुंदर का पानी आके इकट्ठा हो गया है, इनको बैक वाटर्स कहा जाता है। तो केरला के जो बैक वाटर्स है, कहता है ये सेटिंग नहीं है ना, ये कैरेक्टर की जिंदगी में और स्टोरी के फैब्रिक में, फैब्रिक मतलब जो धागे हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। टीमिंग, टीमिंग का मतलब जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। ह्यूमिड लैंडस्केप, ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्स वेब को और सीक्रेट्स को, जो कि नैरेटिव में अनरावल होती है, मतलब खुल के बाहर आती हैं। ये जो इंटरप्ले है ये सिर्फ कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर यानी आज के लिटरेचर में नहीं है। ऑथर तुरंत कहता है कि शेक्सपियर की मैकबेथ पढ़िएगा जाके, टाइमलेस ट्रेजेडी है। टाइमलेस ट्रेजेडी मतलब जिसको आप कभी भी पढ़ोगे रेलेवेंट ही लगेगी, ऐसा लगेगा मानो ये हर घर की कहानी है। शेक्सपियर की टाइमलेस ट्रेजेडी मैकबेथ है। द ईयरी एंड फोरबोर्डिंग, ईयरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू ईवल, फोरबोर्डिंग मतलब डेंजर आने वाला है, फोरबोर्ड करना मतलब डेंजर आने वाला, उसको प्रेडिक्ट करना, सेंस करना। स्कॉटिश मूर, स्कॉटलैंड की ईयरी और फोरबोर्डिंग सेटिंग जो है एक डार्क शैडो बताती है, राइट। कैरेक्टर्स को हम जिस तरीके से देखते हैं हम उनके डार्कर साइड्स को देखते हैं। द मूर्स विच आर श्राउडेड इन द मिस्ट एंड द मिस्ट्री सर्व एज एन एवर प्रेजेंट ओमेन ऑफ द इम्पेंडिंग ट्रेजेडी। तो कहता है कि जिस तरीके से मैकबेथ की सेटिंग है, प्लॉट है, वो प्लॉट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैकबेथ के कैरेक्टर्स या मैकबेथ की स्टोरी बड़ी पॉजिटिव नहीं है, भयावह है, डरावनी है। अब ऑथर क्वेश्चन क्लैट कंसोर्शियम पूछता है कि कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर के कंटेक्स्ट में कैरेक्टर और सेटिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो हम यही समझेंगे कि सेटिंग जो है वो कैरेक्टर को डिफाइन करती है। तो इट इज़ अ नॉन एग्जिस्टेंट, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंटायरली सेपरेट, ए तो नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले वेयर सेटिंग इन्फ्लुएंसेस द प्लॉट एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट, बी इज डायरेक्टली गिवन। ऑल्सो देखिएगा बी थोड़ा सा लेंदी भी है। कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंटरचेंजेबल और सेटिंग्स आर इनसिग्निफिकेंट। तो ए और डी जो है वो एक ही तरह की बात कर रहा है। अब अगर हम सी की बात करें तो हम सी क्यों नहीं मार्क कर रहे? इंटरचेंजेबल मतलब अगर आप कैरेक्टर की जगह पे सेटिंग रख दो, सेटिंग की जगह पे कैरेक्टर रख दो। इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंट और इंटरचेंजेबल तीनों अलग अलग वर्ड है, समझ रहे हैं? तो इंटर डिपेंडेंट और इंटरचेंजेबल आप कह सकते हो, इंटर डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड कह सकते हो, इंटरचेंजेबल नहीं कह सकते आप। समझ में आया कि जो कैरेक्टर है यानी तुम कहाँ बैठे हो, कैरेक्टर कहाँ बैठा है, क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये सब सेटिंग का पार्ट होता है, ये इंटरचेंजेबल थोड़ी होता है।
कैरेक्टर को सेटिंग सपोर्ट करती है। कहता है नेम सेक की बात करें तो बैरन लैंड क्या इंडिकेट करता है? बैरन लैंड इंडिकेट करता है अकेलापन, अकेलापन, और प्रोटैगनिस्ट जो है खुद की तलाश में निकल रहा है, राइट। स्कॉटिश मूड्स शेक्सपियर के मैकबेथ में क्या रोल प्ले करते हैं? ब्यूटीफुल सीरीन लैंडस्केप, नो इन्फ्लुएंस, एवर प्रेजेंट ओमेन ऑफ इम्पेंडिंग ट्रेजेडी, इट इज अ प्लेस फॉर द कैरेक्टर्स टू रिलैक्स। अब देखिए, ब्यूटीफुल सीरीन लैंडस्केप, नो इन्फ्लुएंस, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। सी इज डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज, और डी जो है इट इज अ प्लेस फॉर द कैरेक्टर्स टू रिलैक्स। कैरेक्टर्स टू रिलैक्स, अगेन यू विल गो बैक टू द पैसेज एंड विल फिगर दिस आउट। अब कह रहा है इंटरप्ले का क्या मतलब है? इंटरप्ले का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, तो ए ऑप्शन कह रहा है कि कोई इंटरेक्शन नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेयर द सेटिंग इन्फ्लुएंसेस द नैरेटिव, एंड इनसिग्निफिकेंट कनेक्शन between the characters and setting, a complex separation of characters and setting। तो A, C और D ये जो हैं ये सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द सेटिंग इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में चीज़ें अच्छी बताई गई, वाइब्रेंट बताई गई हैं, तो इसीलिए बी होगा। मेन थीम देखिए क्या है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन एक्चुअली में हमें सबसे पहले करना चाहिए था। मेन थीम, characters in contemporary literature are not influenced by their settings, eliminated। settings in literature is unimportant, eliminated। in literature settings can be as influential as characters in shaping the narrative directly given। settings have no role in character development, no role in character development is also eliminated। so by elimination and by just slow reading of this particular passage you will figure out कि इतना भी इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं आता है। हालांकि स्टार्ट वो छोटे पैसेज से कर रहा है, लेकिन कुछ बड़े पैसेज भी हैं। ओवरऑल अभी हम नेक्स्ट पैसेजेस को भी डिस्कस करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हम आपसे एक पैसेज पर डे, वन पैसेज पर डे ऑफ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो आपको डिटेल में देखना है, और आप चाहें तो पूरा पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि जो मन में डर आता है आपको एग्जामिनेशन को लेके वो क्लियर होगा। दूसरा, आपको समझ आएगा कि डेली रीडिंग करना कितना ज़रूरी है। तीसरा, आपको 3 नॉवेल्स के नाम पता चल गए हैं, इनमें से कोई भी एक नॉवल खरीद के आप पढ़ सकते हैं। चौथा, डेली रीडिंग और डेली वोकेबलरी का क्या सिग्निफिकेंस है। और पांचवा, पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करना है, पीवाईक्यू से एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है हमको ये समझना है। आपको पॉइंट समझ आ रहा है? वेल, दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।